बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एमएससी एडवांस एनालिसिस से हमारा सेकंड पोर्शन है, दैट इज अबाउट द सेट थ्योरी। ठीक है, इसमें हम सेट और उस पर लगाए जाने वाले ऑपरेशंस, उस पर डिफाइन किए जाने वाले फंक्शंस, उस पर डिफाइन की जाने वाली उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्राइटेरिया, और सेट के अंदर हम किन ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं उनका क्राइटेरिया आएगा। फिर एडवांस के अंदर एक थर्ड पोर्शन आता है, दैट इज अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का पोर्शन आता है, उसको मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो सेट थ्योरी का पार्ट ही समझ रहे होते हैं। एडवांस एनालिसिस को दो पार्ट्स में स्टूडेंट्स ने डिवाइड किया था, एक मेजर थ्योरी, एक सेट थ्योरी। और डिफरेंशियल इक्वेशंस को वो सेट थ्योरी में ला रहे थे। बट जो एडवांस एनालिसिस है उसके तीन पोर्शन होते हैं, एक होती है मेजर थ्योरी, सेकंड पोर्शन होता है सेट थ्योरी का, थर्ड पोर्शन होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। और तीनों कंपल्सरी है, किसी को भी आप चॉइस पे नहीं छोड़ सकते अगर आप एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो उसमें से हम सेकंड पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज, दैट इज अबाउट दी सेट थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। व्हाट इज अ सेट? सेट क्या होता है आपके पास? सेट को जहां भी आपने देखा, साथ ही आपने एक डेफिनेशन लिखी लिखी वही लिए दिए से तीन चार लफ्ज, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यही चार पांच लफ्ज जो है ना हर बुक के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक हो गया क्राइटेरिया। अब यही चार पांच लफ्ज क्यों यूज किए जाते हैं इनको हम देखेंगे। सबसे पहली बात है, जब हम बात करते हैं ना एक सेट की, सेट का मतलब है कि हमें एक कलेक्शन मिलेगी। वो कलेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो पहली बात आती है, कलेक्शन आएगी सेट की सूरत में ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है जिनको अच्छे से डिफाइन किया जा सके। वेल डिफाइंड क्राइटेरिया हम देखेंगे कि वेल डिफाइंड में कौन सी बातें आती है और वेल डिफाइंड में कौन सी बातें नहीं आती। ठीक है, फिर आपके पास आता है डिस्टिंक्ट। थर्ड कंडीशन आती है, मुनफरिद होना चाहिए उन्हें आपस में, सेम नहीं हो सकते, या उनको मुनफरिद नाम दिए जा सकते हो, उनको मुनफरिद करेक्टराइज किया जा सकता हो, उनकी शख्सियत अकलौती हो। ठीक है, उनकी शख्सियत किसी से मुवासलत ना रखती हो। फिर ऑब्जेक्ट्स, यहाँ नंबर्स नहीं लिखा जाता। स्टूडेंट्स जो लोअर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो सेट को समझते हैं कि हमेशा ये एक कलेक्शन होगी और इसमें नंबर्स पाए जाएंगे, और वो यहाँ पे आगे कंफ्यूज होते हैं। फोर्थ कंडीशन आपकी, ठीक है, ये आ जाती है अबाउट दी ऑब्जेक्ट्स। कंफ्यूज वो किस पॉइंट पे आके होते हैं? कंफ्यूज वो होते हैं कि जब भी आपको उनको अगर दे दिया जाए ना, अगर मैं उनसे कहती हूँ कि अच्छा ये बताएं कि क्या ये एक सेट है। चले चैट में बताएं ये है सेट के नहीं है, इज इट अ सेट और नॉट? यस और नो में बता दें। नो। मैंने एक कलेक्शन ली है जिसमें 1 2 3 A B C, तीन मेरे पास नंबर्स मौजूद है, तीन मेरे पास अल्फाबेट्स मौजूद है। क्या इनकी कलेक्शन एक सेट बनाएगी? यू सेड नो। ठीक है, आपका आंसर हम जो है ना अपने पास सेव कर लेते हैं, इसको नो दे देते हैं। ठीक है, ये आपने कह दिया, ये आपकी चॉइस है। अब डेफिनेशन की तरफ चले, फिर आपको अपने बात का आंसर मिल जाएगा। पहली बात है, हमने कलेक्शन ले ली, इसका मतलब है देर वुड बी सम एलिमेंट्स। ठीक है, वो कुछ भी कलेक्शन हो जाती है ऑफ पिकुलर टाइप। ठीक है, कलेक्शन अब आपने किस तरह की करनी है, कोई भी महसूस आपने यहाँ पर्टिकुलर टाइप आप करनी, वो किसी भी पर्टिकुलर टाइप की होगी। वो पर्टिकुलर टाइप कुछ भी हो सकती है, वो आपके पास अल्फाबेट्स हो सकते हैं, वो आपके पास नंबर्स हो सकते हैं, वो आपके पास जो है ना क्रॉकरी हो सकती है, आपके बर्तनों के सेट हो सकते हैं, आपके पास टी कप्स हो सकते हैं, आपके पास दुनिया में पाए जाने वाले तमाम के तमाम जो है ना ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपके पास कलेक्शन हो सकती है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप मैं आपको बता रही, मैं उनका आपको नाम बता रही हूँ कि वो क्रॉकरी होगी। क्रॉकरी में हमें पता है क्या क्या पाया जाता है, बर्तन पाए जाते हैं, प्लेटें होंगी, कुछ चम्मच होंगे, कुछ जो बड़े बाउल होंगे, कुछ छोटे बाउल होंगे, कुछ उसमें फॉक्स पाए जाएंगे। तो इस तरह से आपका सारा क्राइटेरिया आ जाएगा। टी कप्स होंगे तो उनमें टी कप, आपके पास कप्स होंगे, पिरच हो जाएगी। उसके बाद टी स्पून हो जाएगी आपके पास, और इसी तरह से आपके पास जो है ना कैटल हो जाएगी।
तो डिफरेंट मैं आपको क्राइटेरिया, अल्फाबेट्स में जब जाती हूँ मेरे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स आएंगे, ए आ जाएगा, जेड आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, कुछ भी अल्फाबेट्स आ सकते हैं। नंबर्स बता रही हूँ, दुनिया में पाए जाने वाले सारे नंबर्स अगर आ जाते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप में आ जाते हैं हमारे पास। ट्रीज है, दरख्त है, डिफाइंड है, कलेक्शन है मेरे पास। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, एक कलेक्शन, इसको आप एक पर्टिकुलर टाइप में बता सके, एक उसको पर्टिकुलर नाम दे सके, महसूस आप उसको नाम दिया है। बट इससे आगे चले, इससे आगे चलने पे आप पर्टिकुलर टाइप बताने के बाद आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि वो कलेक्शन कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सम पर्टिकुलर टाइप्स। वो जो सम पर्टिकुलर टाइप्स होती हैं उनकी कलेक्शन भी हो सकती है। अब कलेक्शन से आपकी मुराद यहाँ पे देखिएगा, आपने टी कप्स ले लिए, आप कहती हैं ये एक सेट है। आपने क्रॉकरी ले ली, आप कहती हैं ये दूसरा सेट है। आपने फिर उसके बाद जो है ना, चले ये दो हम लेते हैं, अभी किचन तक हमें हदूद रहते हैं। किचन के अंदर ये बजाते हुए एक सेट पड़ा, ये बजाते हुए एक सेट पड़ा हुआ। ठीक है, चले अब आपने शिफ्टिंग स्टार्ट की अपने घर की, आप शिफ्टिंग कर रहे हैं। शिफ्टिंग के केस में आप अपने जो एक्सेसरीज है, आपके सारे घर की जो चीजें, आप उनको तरतीब देना शुरू करते हैं। तो जब आप ला के रखते हैं किसी भी नए खाली घर के अंदर, आप क्या करेंगे, आप किचन की सारी चीजों को एक रूम में रखेंगे जो कि किचन होगा आपका। तो वो सारी की सारी चीजें मिलके क्या बनाएंगी, क्या वो एक सेट नहीं बनाएंगी? बनाएंगी ना। हालांकि हम क्या कह रहे थे कि जो टी कप्स होते हैं वही एक सेट बनाते हैं, जो क्रॉकरी थी वही एक सेट बनाती है। इसी तरह आपके केटल्स आ जाएंगी, आपके दूसरे बड़े बर्तन आ जाएंगे। ठीक है, आपके ट्रे का एक सेट आ जाएगा, आपकी दूसरी जो डिफरेंट होते हैं, आपके स्पाइसेस का सेट आ जाएगा डिफरेंट, आपके ग्लासेस का सेट, जग सेट, इस तरह से सारी आपकी जो किचन का मटेरियल होगा वो सारा मिलके बजाते हुए एक सेट बनाएगा। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पर्टिकुलर टाइप्स। दो महसूस जो टाइप्स थी हमारे पास, उनका एक कॉम्बिनेशन आ गया, उसको भी तो हम सेट ही कहेंगे ना। हमें तो कलेक्शन चाहिए, कलेक्शन कुछ भी हो सकती है। सो आपके पास जरूरी नहीं है कि हमेशा टी की सारी जो आपके पास चाय की सारी लवाजमात है वही एक सेट बनाए। चाय की लवाजमात के साथ अगर आप खाने की लवाजमात जो हमारे पास फूड के लिए चीजें यूज होती हैं, इवन जो जिनमें खाना पकाया जाता है, उन केटल्स को भी अगर इन्वॉल्व कर दिया जाए तो वो भी एक सेट बनाती हैं। दे आर फॉर्मिंग अ सेट एज नोन द किचन सेट, उनको किचन सेट कहा जाता है। तो जरूरी नहीं होता कि जब आप किसी भी सेट के लिए कलेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर वो एक ही महसूस टाइप पड़ी हो, वो कलेक्शन हो सकती है उस महसूस टाइप का। ठीक है, तो वो कलेक्शन भी हो सकती है आपके पास, तो इन तमाम की कलेक्शन हो सकती है। अब आप कहते हैं, अब स्टूडेंट्स की बात की जाए, अब स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो अगर वो कह रहा है कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसमें स्टूडेंट्स में अगर आप किसी कॉलेज में जाएंगे वो सारे आपको, जो चले व्हाइट ड्रेस में होंगे वो आपको स्टूडेंट्स लगेंगे, और जो विदाउट होंगे और थोड़े एजड होंगे वो आपको लगेगा अच्छा ये टीचर्स हैं। लेकिन वो टीचर्स किसी और इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मे बी वो एमफिल कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, और किसी और क्राइटेरिया में कहीं स्टूडेंट, वो भी तो स्टूडेंट ही है ना। तो वो एक कॉम्बिनेशन जब बनता है तो वो भी एक कलेक्शन ही होती है हमारे पास। तो कलेक्शन को कभी भी आपने लिमिटेड नहीं करना, लिमिटेड नहीं करना कि अगर एक कलेक्शन हम नंबर्स की ले रहे हैं तो उसमें कोई और कलेक्शन नहीं आ सकती। इट इज पॉसिबल, इट इज अ सेट जिसको मैं डिफाइन कर सकती हूँ, इट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स एंड फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स। क्यों नहीं है ये सेट? वजह, कलेक्शन चाहिए थी, मैंने ले ली। अगली दोनों बातों को भी ये सेटिस्फाई करता है। अगली दोनों बातें मेरे पास क्या आती है, दैट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है मेरे पास? एक तो इसके इंग्लिश से उर्दू मीनिंग आपको आना चाहिए। वेल डिफाइंड, वेल होता है एक अच्छे से डिफाइंड, जिसकी तारीफ की जा सके, जिसको बयान किया जा सके, जिसको क्लियरली एलैबोरेट किया जा सके, इसको कहा जाता है वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन मैंने आपको बता दी किस तरह की हो सकती है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो कॉमन सेंस से प्लस साइंटिफिकली आपके पास जो है ना, या आप साइंटिफिकली की बजाय साइंस, साइंस में नहीं चाहते, हम लॉजिक में ले लेते हैं, लॉजिकली ट्रू हो। ठीक है, जो कॉमन सेंस भी उसको एक्सेप्ट करती हो और लॉजिकली भी ट्रू हो। यानी कि वेल डिफाइंड का मतलब ये मेरे पास वेल डिफाइंड है, मैंने बताया ये मेरे पास, मैंने कैसा सेट लिया है, फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स एंड फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स, तीन अल्फाबेट्स मैंने ले लिए हैं। तो ये कलेक्शन मेरे पास क्या बनी है, एक सेट बनी। इट इज अ सेट। अब उसमें से अगर मैं दो सेट अलग करना चाहूँ वो अलग बात है कि मैं नंबर्स लैदा कर लूं, अल्फाबेट्स लैदा कर।
बट इट इज अ सेट, ये एक सेट है। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस से हमें पता चला है जी ये 3 नेचुरल नंबर है, दुनिया इनको जानती है, ये वेल डिफाइंड है, हम इनकी तारीफ बता सकते हैं। ये 3 अल्फाबेट है, इनको भी दुनिया जानती है। सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब लॉजिकली ट्रू का मतलब क्या होता है? लॉजिकली ट्रू का मतलब आपको नॉट वेल डिफाइंड से पता चलेगा, ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। नॉट वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? कि आपने एक कलेक्शन इकट्ठी की और वो आपने कलेक्शन इकट्ठी कर ली एबिलिटीज की, फिर आपने कलेक्शन इकट्ठी कर ली इमोशंस की, फिर आपने कलेक्शन इकट्ठी कर ली फेवरेटिज्म की या फेवराइट्स की, आपके पास आ जाएगी। फोर्थ पे आपने कलेक्शन इकट्ठी कर ली फेलियर्स की। फिफ्थ पे आपने इकट्ठी कर ली कलेक्शन सक्सी आपके पास जो सक्सेसफुल पर्सन है उनकी। ठीक हो गया। बट दीज कलेक्शंस आर नॉट वेल डिफाइंड, दे विल नेवर फॉर्म अ सेट। वो कभी भी एक सेट नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं सेट बनाएंगे? रीजन देनी पड़ेगी हमें। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि अबिलिटीज की बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर ये फला अबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। लेट सपोज मैं कहती हूँ मैं हार्ड वर्किंग हूँ, बट अनदर पर्सन आता है मेरे पास और वो मुझे वो काम देता है, वो बिल्कुल ही मुझे मुझे मेरी फील्ड से बाहर का काम दे देता है। जब वो मुझे बिल्कुल मेरी फील्ड के बाहर का काम देगा, मैं उसमें मेहनत नहीं करूंगी, मुझे उसमें प्रॉफिट नजर नहीं आएगा, मैं मेहनत नहीं करूंगी, अगर मैं कोशिश भी करूंगी तो मेरे से काम नहीं होगा। तो वो बंदा मुझे डिक्लेयर करके जाएगा कि ये तो हार्ड वर्किंग ही नहीं है। तो तीसरा बंदा आएगा, वो भी है, उसके साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि मैं अगर एक्सपर्ट हूं तो मैं अपने सब्जेक्ट की हूँ, और ज्यादा किसी दूसरे में तीसरे। लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए, आई एम नॉट एन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। सो अबिलिटीज कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होती। मैं किसी एक बंदे को हार्ड वर्किंग लगूंगी, दूसरे को नहीं लगूंगी, तीसरे को चलो फिर लग जाऊंगी, चौथे को नहीं लगूंगी। बट हमारी मैथमेटिक्स के अंदर हमें लॉजिकली ट्रू बात चाहिए होती है, कि जो लॉजिक से ट्रू हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ पे बात करे। मैं कहती हूँ ये वन है, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं पाया जाता जो मुझे कंट्राडिक्ट करे कि ये वन नहीं है। बट अगर मैं कहती हूँ कि मैं हार्ड वर्किंग हूं, तो बहुत से लोग मुझे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। सो अबिलिटी कभी भी वेल डिफाइंड नहीं बताई। सो यू कैन नॉट फॉर्म अ सेट ऑफ अबिलिटीज। आप नहीं कह सकते कि हम एक ऐसी कलेक्शन ले लेते हैं जिसमें सारे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हमने ले ली। आप कभी भी वो सेट को वेल डिफाइन नहीं कर सकेंगे। लेट अस सपोज आपके एक फेवरेट टीचर है, उन्होंने अपने स्टूडेंट सारे जो है इकट्ठे कर लिए कि ये मुझे हार्ड वर्किंग लगते हैं। किसी और सब्जेक्ट के टीचर आएंगे, वो कहेंगे ये फलां वाला मुझे नहीं लग रहा, फलां मुझे नहीं लग रहा। तो ये क्या आ गया? कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन हमारी मैथमेटिक्स में जो है ना अलाउड नहीं है। फिर बात करते हैं इमोशंस की। इमोशंस में है कि हम कहेंगे कि हर लवेबल स्टूडेंट हमने इकट्ठा कर लिया। अब हो सकता है उस टीचर के जो लवेबल स्टूडेंट्स है वो किसी और के जो है हेटेबल हो, उनको अच्छे ही ना लगते हो। तो इमोशंस की भी एक कलेक्शन नहीं बनाई जा सकती। फेवराइट्स की भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में और आप उसे कहते हैं कि मुझे जो है मेरी तमाम फेवरेट डिशेस की लिस्ट दे दे, वो कभी नहीं दे सकेगा। क्या कहेगा वो आपसे कि हमें क्या पता, चले आप 2-3 बार गए हैं, उसे पता भी हुआ, लेकिन वो आपको कलेक्शन वही देगा। वो आपको जो ऑर्डर के लिए बुक देगा, ऑर्डरिंग बुक जो देगा, वो वही देगा जो उसके जो उसका रेस्टोरेंट है वो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीजें आपकी फेवरेट हो, दूसरे बंदे की ना हो। तो आप फेवरेट्स की भी एक कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं बता सकते। आप कहते हैं कि द सेट ऑफ ऑल फेवरेट डिशेस। अब किसी को करेले पसंद हो गए, किसी को नहीं होंगे, तो कलेक्शन तो ना वेल डिफाइंड रही। फिर आप कहते हैं फेलियर्स की। फेलियर्स भी नहीं कर सकते, सक्सेसफुल भी नहीं कर सकते। सेम आपके लिए एबिलिटीज और वही क्राइटेरिया। आप एक सेट ऑफ आप कहते हैं कि हम एक कलेक्शन बनाते हैं जो मैथ्स में स्टूडेंट्स या ओवरऑल स्टूडेंट्स के फेलियर्स की बनाते हैं। ठीक है। अब मैथ्स में फेल वालों को सारों को इकट्ठा कर दिया, लेकिन उधर से एक फिजिक्स का टीचर आता है, वो कहता है ये तो मेरे सब्जेक्ट में बड़े अच्छे मार्क्स लाए हैं इसके। तो कंट्राडिक्टिंग एक टीचर मिल गया हमें, कंट्राडिक्टिंग पर्सन नहीं मिलना चाहिए। सो नॉट वेल डिफाइंड में ये सारी बातें आपके पास आ जाती है। सो दीज आर नॉट अलाउड फॉर द डेफिनेशन ऑफ अ सेट। द डेफिनेशन कहती है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, आप उसको डिफाइन कर सकें एक्चुअल वे में। सो ऐसे सेट्स की जो कलेक्शन, और एक और बात यहां से आप अपनी मेंशन रखें कि जो नॉट वेल डिफाइंड वाली कलेक्शन अगर दे दी जाती है ना, वो एक एम्प्टी सेट होती है। ठीक है। लाइक देखे ना, मैंने कहा कि आपने एक सेट लिखना है, ए इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल फेवरेट डिशेस। ठीक है, फेवरेट डिशेस का आपने सेट बनाना है। देन ए एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई डिश पाई नहीं जाती जो सारी दुनिया की फेवरेट हो।
हमें यूनिवर्सल लेवल पे बात करनी है, सो इट इज एन एम्प्टी सेट। तो नॉट वेल डिफाइंड जहां जहां आया करेगा वो एक एम्प्टी सेट हुआ करेगा आपके पास। जी, नेक्स्ट है आपके पास डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्राइटेरिया आप बताइएगा जरा। डिस्टिंक्ट क्राइटेरिया को थोड़ा सा करते हैं। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होगा? डिस्टिंक्ट का मतलब जो है ना, आप कहते हैं मुनफरिद करना, मीनिंग में लेते हैं इसको, मुनफरिद होना किसी चीज का। अब मुझे बताएं, क्या ये वाला सेट जो है ये एक सेट बनेगा? जी, क्या ये सेट है? ग्लोबल लेवल पे बात करनी है, नंबर्स के अंदर बात नहीं करनी। इतना टाइम सोचने में? मैम ये कलेक्शन तो है हमारे पास, टू टू टाइम्स वन वन है, 1 2 3 4 एंड 7 5 एंड 7 है ना। जी, कलेक्शन है, ये गुड हो गया। मैम क्या भी वेल डिफाइंड है? ये कलेक्शन भी है, क्या वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि ठीक हो गया। इसके बाद डिस्टिंक्ट मतलब ये मुख्तलिफ भी है, वन वन सेम है, आगे मुख्तलिफ भी है, हम्म। डिस्टिंक्ट भी है। क्या वन वन को कोई तरतीब दी जा सकती है? नो मैम, मैम तरतीब से मतलब इनको मुनफरिद बनाया जा सकता है? वन वन को अच्छा, ये बताएं, क्या ग्लासेस का सेट में जो हम आपके वन पास सेट बनता है, ग्लासेस का आप सेट लेते हैं, ठीक है, उसमें 6 ग्लास होते हैं और एक जग होता है, ठीक है, ग्लासेस सेट आपने ले लिया, यानी कि उसको वाटर सेट कहा जाता है। अब वो ग्लासेस क्या एक सेट बनाते हैं? उसको वो तो कह रहा है, चलो हम कहते हैं दुनिया उसको वाटर सेट का नाम देती है, तो क्या ग्लासेस मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सेट बनाते हैं? मैम ये बनाते हैं कैसे? सारे से ग्लासेस नहीं है? मैम, क्या उसमें सारे डिस्टिंक्ट वाली बात ग्लासेस आ रही से। है? नो मैम, मैम डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ तो नहीं होते। कैसे मुख्तलिफ नहीं होते? 6 ग्लास होते हैं आपके पास, ठीक है। यस मैम। जी, अब यही अपने पॉइंट को जरा जहन में बिठाइएगा, जो स्टूडेंट्स के जहन में नहीं होता। डिस्टिंक्ट का मतलब है मुनफरिद। ठीक है, 2 मिनट है जी, अजान सुन लो। जी, तो डिस्टिंक्ट का मतलब आ रहा है मुनफरिद आना। अब हम बात कर रहे थे ग्लासेस के बारे में, ठीक है। ग्लासेस जब भी आपके पास अगर उनके मटेरियल को देखा जाए, क्या एक ही ग्लास का मटेरियल सबके अंदर यूज हुआ था? G1 जो था उसका डिफरेंट अपना मटेरियल था, G2 का अपना था, G3 का अपना था, G4 का अपना था, G5 का अपना था, जिसे उनको मैं नेमिंग कर सकती हूँ। थे वो सारे ग्लासेस, लेकिन उनको मैं नाम दे सकती हूँ, एक को G1 का नाम दे सकती हूँ, एक को G2 का दे सकती हूँ, इसी तरह चलते चलते G6 तक मैं ग्लासेस का नेम दे सकती हूँ। तो ये क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। हर इंसान को डिफरेंट ही ग्लास दिया गया है ना। जब आप प्रोवाइड करते हैं किसी को भी, कोई भी आप मशरूब पेश करते हैं किसी की भी, तो क्या क्राइटेरिया होता है कि आप उसको डिफरेंट ग्लास ही दे रहे होते हैं। एक चीज का, एक ऑब्जेक्ट का अपनी शख्सियत में, अपनी एग्जिस्टेंस में, अपने वजूद में अनोखा होना, अलग होना, दूसरों से मुनफरिद होना डिस्टिंक्ट कहलाता है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये नहीं होता कि शक्लों में बिल्कुल ही वो एक अगर 2 बार आ गया तो वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर आप पिलो की बात कर रहे हैं तो पिलो तो फिर दुनिया में डिस्टिंक्ट हुआ ही कोई ना। आप तो कहेंगे पिलो एक ही चीज है, उसको आप दो नहीं ले सकते, फिर आप उधर क्यों कहते हैं कि हमने पिलो सेट लेना है, जब वो आपकी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को डिफाइन नहीं कर रहा? तो आप उसको नहीं कह सकते कि ये तो सेट ही नहीं बना रहा। दे आर फॉर्मिंग अ सेट, बट दे हैव देयर स्पेशलिटी। उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो पेयर्स में आएंगे। इसी तरह यहाँ वन वन पेयर्स में आया है, इसका मतलब है वन 2 बार आया है। लेकिन जब इसको मैं होल लेवल पे बात करूंगी, ये एक सेट बनता है, क्योंकि वन और वन को मैं नेमिंग दे सकती हूँ। लेट्स सपोज कि वन मेरा है, उसको मैं 1A हो गया और 1B हो गया,
यानी दो बंदे हैं, दो ऐसे लोग हैं जिनका आप समझें कि अगर क्विज हुआ और क्विज के अंदर ये हमारे पास एक दो तीन चार पांच छह स्टूडेंट्स थे, छह स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का वन आया, दूसरे स्टूडेंट का भी वन आया, तीसरे के दो नंबर आए, चौथे के तीन आए, पांचवें के पांच आए और छठे के सात नंबर आए। तो आप कैसे, आप उन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। आप दो स्टूडेंट्स के एक मार्क्स पे उनको, उनके सेट को अलग नहीं कर सकते। आप उसको नॉट अ सेट नहीं कह सकते। तो जब भी आप किसी भी वजूद को, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शख्सियत को अलग बता सकते हैं, देन उसको कहा जाता है डिस्टिंक्ट। बज़ाहरी शक्लो सूरत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। इट इज फॉर्मिंग अ सेट, ठीक है। बट अगर वो आपसे कहता है कि आपने नंबर्स का एक सेट बनाना है, तो उसमें अगर मैं वन को रिपीट कर देती हूँ, फिर ये सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्राइटेरिया आ जाता है फॉर अ सेट। तो मुनफरिद होल, उसने बात की है ऑब्जेक्ट्स की। यही बात स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते। स्टूडेंट्स बस पढ़ते हैं अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट तक वो बात को समझते हैं, ऑब्जेक्ट्स देखते ही नहीं है। ऑब्जेक्ट्स उनका बिल्कुल मनफी हैसियत रखता है इस डेफिनेशन के अंदर, वहीं पे मार खाते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स की जब भी बात आती है, वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको एक यहाँ रिजल्ट बता सकती हूँ कि जिसके लिहाज से मेरा ये सेट बनता है। बट जब मैं जाती हूँ नंबर्स के अंदर, तो नंबर्स के अंदर वन की शनाख्त बस यही है, उसकी कोई दूसरी शनाख्त नहीं है। सो इट इज नॉट अ सेट इन नंबर्स, बट एज अ होल लेवल अगर बात करूं तो ये एक सेट है। इट इज द सेट ऑफ द ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। मैं ये सेट बना सकती हूँ। पहले स्टूडेंट ने ये नंबर्स लिए, ए स्टूडेंट ने ये नंबर लिए, बी ने ये लिए, सी ने ये लिए, डी ने ये लिए, ई के ये मार्क्स हैं और एफ के ये। सो इट इज फॉर्मिंग अ सेट, इट कॉन्ट बी निग्लेक्टेड एज ए सेट। सो आपने अपने डेफिनेशन की सेंस को समझना है, वो बता क्या रहा है। सो सेट आपके पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आपको वो अल्फाबेट्स की दुनिया में जाने के लिए कह रहा है, तो अल्फाबेट्स की दुनिया के अंदर आपके पास क्या होता है, कोई भी अगर आप अल्फाबेट अगर लेंगे तो वो रिपीटेड जो है ना कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप उसको किसी और लेवल पे देखते हैं कि लेट अस सपोज के दो चीजों को ए का नाम दे दिया गया, जैसे आप दुनिया में देखें तो बहुत से नाम पाए जाते हैं, ठीक है, अली नाम के बहुत से लोग होते हैं। अब उन सबको एक तो नहीं कहा जा सकता ना, फिर हम उसको नेमिंग देंगे, अली वन, अली टू, मजीद उसको इंडेक्स इन्वॉल्व करेंगे, तो वो भी एक सेट बनाएंगे आपके पास। तो अब क्लियर है कि सेट क्या होता है आपके पास। आगे चलें, कोई एनी क्वेश्चन है तो उसको कर ले, फिर हम सेट पे आगे चलते हैं। जी क्लियर है, एनी क्वेश्चन। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है। मैम कोई क्वेश्चन नहीं है। जी जी मैंने सुन लिया, कॉल आ गई थी। अच्छा, ठीक है, तो ये आपके पास क्या डिफाइन हुआ, एक सेट डिफाइन हुआ। अच्छा, सेट के बाद एक और डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज अबाउट द मल्टी सेट। जी, मल्टी सेट आपके पास क्या होता है। ये आपके पास होती है एक कलेक्शन, ठीक है, होती ये बिल्कुल सेट की तरह ही है। लेकिन अब आप देखें, अब ऐसी कलेक्शन जिसमें वेल डिफाइंड वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, हम कहते हैं कि वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसका मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास नॉट वेल डिफाइंड वाली बात आएगी ना, तो ऐसे सेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट के। क्वालिटीज आ गई, एबिलिटीज आ गई, फेलियर्स आ गए, फेवरेटिज्म्स आ गई, तो हम कहते हैं कि वो एक एम्प्टी सेट बता रहा है हमें, ठीक है। आगे जाके हम कुछ और भी इसकी डेफिनेशंस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अगर अल्जेब्राइक लेवल पे एम्प्टी सेट क्या क्या हुआ करेगा। बट अभी के लिए आपको इस तरह से बाय डेफिनेशन क्राइटेरिया। फिर आता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप उसको स्पेशल टाइप में ले आते हैं, लाइक अगर मैं नंबर्स के अंदर बात करती हूँ, तो नंबर्स की दुनिया के अंदर ये एक सेट नहीं है।
ठीक है, इट इज नॉट अ सेट। बट अगर इसको मैं ग्लोबल नंबर्स की दुनिया से निकल के मैं इसको ग्लोबल लेवल पे देखती हूँ, लाइक मैं इसको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ एज ए रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स, देन इट इज अ सेट। ये एक सेट है मेरे पास। ठीक है। तो अब जहां पे आपकी डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी कंट्राडिक्ट करती है, वेल डिफाइंड वाली कंट्राडिक्ट की, ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी से हमने निकाला। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ हम जा रहे हैं, सेकंड कंट्राडिक्ट करती है तो एम्प्टी सेट आता है। जब थर्ड कंट्राडिक्ट करेगी तो आपके पास एक मल्टी सेट आएगा। ठीक है, अब कलेक्शन, लेकिन इसमें वेल डिफाइंड रहेगा, ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? मल्टी सेट कहते हैं। मल्टी सेट मीन्स, इसकी कुछ एग्जांपल्स आप यहां मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आपके पास सेट आ जाएगा 1 1, यही जो हम लेके चल रहे हैं, 3 5 7। फिर सेकंड पे आपके पास सेट आ जाएगा ABC और 6 9 10, ये एक मल्टी सेट है। थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा, ये मल्टी सेट भी है, ये सेट भी है, दोनों बातें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1 1 3 5, ABC कर लें आप, और साथ में आप इसमें ऐड कर लें कुछ भी आप कलेक्शंस लेते गए। ठीक है, सपोज इसमें मैं ऑपरेशंस भी कुछ ले लेती हूँ, इसमें मैं एडिशन का ऑपरेशन ले लेती हूँ, सब्ट्रैक्शन का ले लेती हूँ, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ये सारा इट इज अ मल्टी सेट। ये आपके मल्टी सेट की डेफिनेशन होती हैं। और एक बात और आपने याद रखनी है कि एक मल्टी सेट से हम सेट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक सेट से मल्टी सेट जनरेट नहीं होता। मल्टी सेट से सेट बनाना मैं बना सकती हूँ, मैं सिर्फ ये वाली कलेक्शन ले लेती हूँ नंबर्स के अंदर बैठे हुए, ये एक सेट बनाएगी। इट हैज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 3 5 7। इधर से मुझे दो सेट मिलेंगे अगर मैं एक पिकुलर टाइप में जाना चाहती हूँ, ABC और 6 9 और 10। इसके अलावा और भी बहुत से सेट्स बन जाते हैं, सिर्फ वन बन सकता है। इधर से तो बहुत से बने, अब इनके सबसेट्स लेना शुरू कर दे। 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7। तो ये पावर सेट के अंदर रिस्पेक्ट से आप इसमें से अलग कर सकते हैं। जस्ट जो हर्डल थी उसको खत्म कर दे। इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर से 1 3 5 को मैं अलग कर सकती हूँ, ABC को मैं अलग कर सकती हूँ, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, मैं अब इनको एक मुकम्मल एक सेट का नाम दे सकती हूँ। ये हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, सॉरी प्राइम नहीं, ऑड नंबर्स हैं। ये ऑड नंबर्स का सेट है, ये फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स का सेट है, ये ऑपरेशन स्टैंडर्ड जो आपके अलजेब्राइक ऑपरेशंस होते हैं उनका सेट है। तो ये हमने क्या बनाई है कलेक्शन। सेट और मल्टी सेट आपको दोनों पता होना चाहिए ये क्या होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, हम सेट्स के दरमियान ऑपरेशंस की बातें करते हैं। थोड़े से हम सेट्स के अंदर ऑपरेशंस डिफाइन कर लेते हैं कि सेट्स के अंदर ऑपरेशन कौन से होते हैं, फिर हम इसके फंक्शन की तरफ चलेंगे। जी, एक सेट पे कैसे कैसे ऑपरेशंस आपके डिफाइन होते हैं? फर्स्टली, एडिशन ऑफ सेट्स। सेट्स की एडिशन आप डिफाइन करते हैं कि लेट अस सपोज आपके पास A और B दो सेट्स लिए हैं आपने। ठीक है, तो उनकी एडिशन से क्या मुराद होगी? A+B। ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा कि आपने एक नए सेट को तश्कील देनी है जिसमें आप A+B कर रहे हैं, जिसमें से A का एलिमेंट होगा और B आपका B का एलिमेंट होगा। सिंपली ये सिंपल एडिशन है। तो एडिशन क्या होती है? कंपोनेंट वाइज होती है। लाइक आपके पास एक सेट पड़ा हुआ था 1 2 3, B सेट आपके पास आ गया 3 4 5। ठीक है, तो इनकी एडिशन से क्या मुराद होती है? आपने कंपोनेंट वाइज ऐड कर देना है। 1 होगा 3 में ऐड, 1+3। 2 होगा 4 में ऐड, 2+4। 3 होगा 5 में ऐड, 3+5। ठीक है, तो A+B किसके इक्वल आ जाएगा? 3+1 4 6 एंड 8। तो ये एक सेट आ गया। ये होती है सिंपल एडिशन। ठीक है, ये एडिशन ऑफ सेट्स है। अच्छा, इस मीटिंग का टाइम थोड़ा ही रह गया, आप सेम इसी लिंक से दोबारा मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ, उससे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपका जनरल लिंक नहीं बनाया, मैं आपको आज कंस्ट्रक्ट करके वो शेयर कर दूंगी। अच्छा, एडिशन ऑफ सेट्स में जो दो बातें आपने याद रखनी है वो दो बातें ये हैं
कि सेट में एलिमेंट्स की तादाद हमें क्या बताती है, ऑर्डर बताती है। हाँ जी। तो यहाँ पे हम कह रहे थे एडिशन ऑफ सेट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया हमारे पास एडिशन का आता है। तो एडिशन में क्राइटेरिया आपके पास क्या होता है कि टू सेट्स कंफर्मेबल कब होते हैं एडिशन के लिए, कि अगर मैं ए प्लस बी करना चाहती हूँ, सो इट इज पॉसिबल वेन एवर ए प्लस बी इक्वल टू, जो भी मेरे पास क्राइटेरिया होगा वो तभी आता है जब ए का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। दो सेट्स का अगर ऑर्डर सेम होगा तभी आप उनको ऐड कर सकते हैं। उनमें हमने क्राइटेरिया किया था 1 2 3, और बी हमने किया था 4 5 6, जो भी हमारे पास। तो इनका ऑर्डर सेम था तो मैंने ऐड कर लिया। अगर एक मैं नया सेट लेती हूँ सी, और उसमें मैं एलिमेंट्स लेती हूँ 7 और 8, तो ये इन दोनों सेट्स के साथ एडेबल नहीं है, क्योंकि तीसरा एलिमेंट सेपरेट रह जाएगा। ठीक है। सो ये क्राइटेरिया आपने जहन में रखना है। तो एडिशन कब पॉसिबल होती है, जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होता है। सेम फॉलो करता है आपकी सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी आपने ए माइनस बी यानी कंपोनेंट वाइज करना होता है। वही क्राइटेरिया आपके पास आ जाएगा। ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए माइनस बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जिसमें ए का एलिमेंट होगा और बी का एलिमेंट। और इसमें क्राइटेरिया क्या आएगा कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है। डायरेक्ट ये मल्टीप्लीकेशन है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है ए बी सेट हमने बनाना है। तो ए बी सेट अगर हमने बनाना है तो उसके लिए डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है ए बी विद ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू। सिंपली हमने कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है। ये सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है, इसको अलजेब्राइक मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है। इस चीज को जहन में रखें। ये सिंपल मैं आपको ऑपरेशंस करवा रही हूँ, जमा का, माइनस का, जरब का और फिर तकसीम का। तो ये चार आपके ऑपरेशंस हैं। फिर आपके पास आ जाती है डिवीजन। डिवीजन ऑफ सेट से क्या मुराद होती है, वो होती है ए ओवर बी। ये भी सिंपल है, ये वो डिफरेंस वाली नहीं है, ये डिवीजन है। यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी आप कब कर सकते हैं। तो दो सेट्स की डिवीजन से मुराद होती है उसके एलिमेंट्स की डिवीजन। बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। ए को बिलोंग करता हो, बी को बिलोंग करता हो, और बी का कोई बी नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू बी। क्योंकि जीरो से डिवीजन डिफाइन नहीं होती। सो दैट्स वाई यहाँ बी जो सेट लिया करेंगे उसमें जीरो एलिमेंट नहीं हो सकता। तो डिवीजन पे एक रिस्ट्रिक्शन आती है, बाकी किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिवीजन में ये रिस्ट्रिक्शन साथ साथ चलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट आ जाएगा। ये थी आपकी सिंपल सेट्स और उनकी क्राइटेरिया था उस पे ऑपरेशंस लगने का। ऑपरेशंस के बाद अब यहाँ पे हम सेट्स की टाइप की तरफ चलते हैं। सेट्स की जो टाइप्स होती हैं वो दो तरह से डिफाइन की जाती है। ऑर्डर मैंने आपको बता दिया सिंपली। ऑर्डर आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी तादाद हमें क्या बताती है, एक सेट बताती है। सेकंड, फिर ऑर्डर के लिहाज से ही, ऑर्डर के लिहाज से हमारे पास एक फाइनाइट सेट से क्या मुराद होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट से क्या मुराद है। ठीक है। फाइनाइट सेट हमारे पास कैसा सेट होता है, एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। ठीक है। इनफाइनाइट कैसा सेट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इनफाइनाइट, जो लातदाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखता है। लाइक एग्जांपल्स देखें इनकी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होने का मतलब है हमने 1 2 3 ले लिया। ठीक है। या हमने ले लिया स्टूडेंट्स ऑफ क्लास MSc पार्ट 2 आप कर लें, तो ये आपके पास फाइनाइट होंगे। कोई इनफाइनाइट तो एडमिशन हुए नहीं है। इनफाइनाइट में आप चलते हैं जी। इसमें आपका क्राइटेरिया आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। तो इसमें आप ले सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें कितने एलिमेंट्स हैं हमें कोई पता नहीं। फिर आप उसके अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स ले सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में कितने एलिमेंट्स हैं हमें कोई पता नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो इनकी आप एग्जांपल्स यहाँ पे कोट कर सकते हैं। जी।
ये हमने क्राइटेरिया किया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स पहले हम करेंगे। हमारे पास इक्वल सेट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो दो सेट्स हमारे पास, हम कहते हैं कि अ सेट ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। क्राइटेरिया हमारे पास क्या होता है कि एक तो उसका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी, पहली प्रॉपर्टी ये आती है इसमें, यानी दो प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ जाती है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, B belong A also belongs to B, and for all B belonging to B, B belongs to A क्राइटेरिया हमारे पास है। और इन अदर वर्ड्स इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो, और इसी तरह B का हर एलिमेंट A का भी एलिमेंट। कंटेनिंग प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है। कंटेनिंग प्रॉपर्टी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। कंटेनिंग प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? जी, कंटेनिंग का मतलब होता है, मैं अगर कहती हूँ कि ए सेट बी में कंटेन करता है, तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि इफ ए बिलोंगिंग टू ए implies दैट ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए का हर एलिमेंट, फॉर ऑल की कंडीशन लगा लें, ए का हर एलिमेंट अगर बी में भी पाया जाता है तो ए बी का सबसेट है। लाइक 1 2 3 अगर मेरे पास एक सेट है तो वो कंटेन करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर, जो बजाते खुद क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये अगर सेट ए है तो ए एन में कंटेन करता है, क्योंकि ए का हर एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक सबसेट। सो ये हो गया आपके पास कंटेनिंग प्रॉपर्टी। सेम आपके पास फॉलो करता है फॉर बी कंटेन्ड इन। ठीक है, और ये आपके पास क्राइटेरिया ही होता है, दैट इम्प्लाइज में एक कंटेन, ये क्राइटेरिया भी यूज किया जा सकता है। सेकंड में आपके पास प्रॉपर्टी ये आती है आपके पास, प्रॉपर सबसेट की। ये आपके पास डेफिनेशन है सबसेट की। ठीक है, फिर अगर आप बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की, ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट का आपके पास क्या मुराद होती है? इफ ए कंटेन्स इन बी, ए बी में कंटेन भी करे, ठीक है, पहले हम ये कंडीशन लगाते हैं, इफ ए कंटेन्स इन बी एंड if there exists an element B belonging to B such that B does not belongs to A। In other words, B के अंदर एटलीस्ट A से एक ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, फिर A इसका प्रॉपर सबसेट होता है। ये मैंने क्या लिखा था? प्रॉपर सबसेट लिखा। लेकिन यहां पे अगर A को लिया जाए 1 2 3 और B को लिया जाए फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, देन ये ए इक्वल टू बी नहीं है, दोनों एक ही सेट नहीं है। इसमें हमने जस्ट उसको जो है ना स्टेटमेंट में लिख दिया, इसमें हमने उसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, उसकी तरफ सारे एलिमेंट्स बता दिए, तो ए इक्वल टू बी आ गया। तो इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ ए कंटेन्स इन बी, क्योंकि इक्वालिटी वाली बात ट्रू हो रही है, तो लिखने का क्राइटेरिया है। लेकिन प्रॉपर सब सेट में क्या होता है कि सुपर सेट के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट ज्यादा हो। ठीक है, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट ज्यादा होना उसे प्रॉपर सबसेट बनाता है। तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। तो अगर ए बी में कंटेन करता है और बी ए में कंटेन करता है, तो इसकी बात यही आ गई कि वो दोनों इक्वल है। ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है, बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट है, देन वो दोनों सेट्स एक ही सेट्स हैं। और इसके अंदर इस सेट को हम क्या कहते हैं? सबसेट का नाम देते हैं, और इस सेट को हम किस चीज का नाम देते हैं? सुपर सेट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपके पास आता है इक्वल सेट्स में। इक्वल सेट्स के बाद नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है? फोर्थ में यहाँ प्रॉपर्टी हम ऐड करें, दैट इज अबाउट द इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स बेसिकली हमारे इक्वल से निकलते हैं। इक्वल से निकलने का मतलब है कि हम कहते हैं ए बी के इक्वल है अगर ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के इक्वल है। ठीक है, या हम कहते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि अगर ए बी में कंटेन करे और बी ए में कंटेन करे तो इक्वल सेट आते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स में हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है? इसके लिए नोटेशन यूज होती है ये वाली, इक्विवेलेंट टू बी। ए बी के इक्विवेलेंट होता है इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी आ जाए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम आ जाए देन वो दोनों सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट। यानी जस्ट ये वाली प्रॉपर्टी आ रही, इसको हम उसमें इक्विवेलेंट में निग्लेक्ट कर देते हैं। हमें एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, किस तरह के हैं, हमें उनके ऑर्डर से मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ए अगर मैंने सेट ले लिया 1 2 3 और बी हमने सेट ले लिया ABC, देन ऑर्डर ऑफ ए क्या है?
थ्री है। ऑर्डर ऑफ बी क्या है, वो भी थ्री है। यानी मैं इनके दरमियान एक लाइनिंग कर सकती हूँ, इनको एक तरतीब दे सकती हूँ कि मेरा जो वन है वो ए पे मैप हो सकता है, ए के साथ मैच हो सकता है, टू मेरा बी के साथ मैच हो सकता है, फिर थ्री जो है वो सी के साथ मैच हो सकता है। तो अगर मैं ये क्राइटेरिया बना सकती हूँ किसी भी दो सेट्स के दरमियान, देन ऐसे दोनों सेट्स को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इक्वल में एक तो हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट भी होता है, ये नोट भी यहां लिख लें। नोट लिख लें यहां पे, एनी टू इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट नॉट कन्वर्सली। कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्सली का मतलब कोई भी दो इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। यही क्राइटेरिया आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आपका आ जाता है अबाउट द इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ये आपकी सेट थ्योरी की बेस थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसकी मजीद मॉडिफिकेशन करके हम दो सेट्स के दरमियान फंक्शन को डिफाइन करेंगे। और जब हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा फिर हम क्राइटेरिया, अपने पहले क्राइटेरिया जो आपका सेट थ्योरी के अंदर पहला जो आपका टॉपिक इन्वॉल्व है, दैट इज अबाउट द डिन्यूमरेबल सेट्स। ठीक है, उसके बारे में करेंगे। डिन्यूमरेबल सेट्स क्या होते हैं, काउंटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, और अनकाउंटेबल क्या होते हैं उस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।